पहला क्वेश्चन दिया है 6, 72, 120 का एचसीएफ या एलसीएम याद करना है। क्लास 10th का ये मैथ का पेपर है जो आपका यूनिट टेस्ट हुआ था, जो त्रैमासिक परीक्षा चल रही है उसका पेपर है ये, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही और आपके हाफ ईयरली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के आपके इसी प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं ये 3 से 4 चैप्टर तक का सिलेबस है ये, उसमें के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे सिलेक्टेड हैं जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ये वाले इनको सॉल्व किया गया है। पहला प्रश्न दिया है 6, 72, 120 का एचसीएफ व एलसीएम याद करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 6, 72, 120 का एचसीएफ एलसीएम निकालना, 6 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 लिख लिया। 72 का करेंगे तो 2, जब 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 3 6, यहाँ पे 7 था, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12। फिर 36 है तो 2 से 18 36 होता है, 2 से करेंगे 9, 3 3 9, 3 कम 3, तो इसको लिख लिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये लिख लिया। 120 का भी इसी प्रकार से कर लेते हैं। अगर दोनों को एक में करके करेंगे तो उससे एलसीएम निकल जाएगा, भाग विधि से करेंगे एचसीएफ निकल जाएगा। लेकिन ये ऐसा तरीका है, इससे अगर छोटे नंबर दिए हैं तो आपको दोनों एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल जाएंगे। एचसीएफ मतलब मासा होता है, एलसीएम मतलब लासा होता है। 120 का क्या हो जाएगा, 2 से फैक्टर 2 6 12, 60 आ गया, 0 ऐसे उतार दिया 2, फिर 6 को 2 3 6, यहाँ पे 30 बचा, फिर 2 से 15, 3 बचे 15, 3 कम 3। तो अब आपको देखना एचसीएफ में क्या होता है, मासा में क्या होता है, कॉमन देखना होता है कि दोनों तीनों संख्याओं में अगर 2 संख्याएं होती है तो 2 में देखते, 3 है तो 3 में, तीनों में कॉमन क्या है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, और कोई नंबर हमें नहीं मिला। एक तो सब में कॉमन होता है, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 गुणे 3, इसका आंसर कितना आ गया, 2 गुणे 3 का मतलब 6 इसका आंसर आ गया। ये आ गया एचसीएफ आएगा, मतलब मासा आ गया ये वाला। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम कितना है। अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो ज़्यादा बार नंबर होता है, एचसीएम में जो कॉमन होता है कम बार होता है, जैसे 2 यहाँ पे था, 3 यहाँ पे था। एलसीएम में क्या है, जैसे 2 यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार, तो 3 बार वाला ले लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ भी 3 बार है, और 3 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पे 1 बार है, तो 3 को 2 बार ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, और गुणे में 5 एक बार बचा है, गुणा कर लेंगे सबकी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 9 बचे 45, 8 की 45 से करेंगे तो 360 आएगा, 8 पंचे 30, 0 आया, 8 चौको 32, ठीक है। ये कितना हो गया, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 8 चौको 32 और 4 36, 360 इसका आंसर आ गया। 8 पंचे 40, 4 उसका हासिल बचेगा, कैरी बचेगा, और 8 चौको 32 और 4 36। पहला सवाल आपका लग गया। दूसरा सवाल दिया है 96 और 404 का मासा 4 दिया था, लासा ज्ञात करना था, सतता की जांच भी करनी है। मतलब 96 404 का हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ हमें दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। 96 404 का मासा दे रखा है 4, तो आपको ये फार्मूला पता होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा, एचसीएम गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या कितनी है 96, दूसरी संख्या कितनी है 404, और एचसीएफ कितना दे रखा है 4 दे रखा है, मतलब मासा इसका 4 दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब लासा इसका हो जाएगा 96 गुणे 404, ये जो गुणे में 4 था वो चला जाएगा नीचे, फिर 4 से हमने 404 को भाग कर दिया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, किसी एक को भाग कर लेंगे, तो 4 एकम 4 0, फिर 4 एकम 4, तो 96 की 101 से गुणा करेंगे, 96 101 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 96 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 9696 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसकी सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच में क्या होता है, सत्यता की जांच में यही होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या कितनी है 96, दूसरी संख्या कितनी है 404, इन दोनों की गुणा के बराबर आना चाहिए। एचसीएफ कितना था 4, एलसीएम कितना है 96, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 38,784 इधर भी आएगा, 38,784 इधर भी आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ये हमें सिद्ध करना था कि इसकी सत्यता की जांच करनी थी। तीसरा सवाल दिया है इसका, तीसरा दिया है 5005 तथा 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 5005 को हम फैक्टर कर लेते हैं, 5005 का फैक्टर करेंगे तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 कम 5, यहाँ 0 आया, ये भी 0 आया, फिर 5 कम 5, फिर 7 से कर देंगे, 7 कम 7 10 था, यहाँ पे 3 बचा, 0 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 21 हो गया, 7 या 21, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 कम 11 3 बचा, यहाँ भी 3 है, 33 हो गया, 11 यहाँ 33, फिर 13 से 13 को कैंसिल करेंगे, 13 कम 13 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार का नंबर बहुत बार एक नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। फिर अगला है 3825, 3825, इसको सबसे पहले या तो 3 से कैंसिल कर लेंगे या तो 5 से कैंसिल कर लेंगे। 3 से कैंसिल करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, 5 से यहाँ कैंसिल किया गया है, तो 5 7 35, 3 बचा, 2 दिया है 32, 5 6 30, 2 बचा 55 25, फिर 5 से करें 5 कम 5 6 है, यहाँ पे 2 बचा 26 55 25, 2 बचा यहाँ पे 26, 1 बचा, यहाँ पे 55 25 हो गया ना, 26 था, 5 था 15, ठीक है कैंसिल हो गया। फिर 3 से करेंगे 3 बचे 15, 3 कम 3, फिर 3 से करेंगे 17 था 51, 3 कम 3, 2 बचा 21, 3 7 21, 17 कम 17।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 3 मतलब 3 की पावर 2, 5 × 5 5 की पावर 2 × 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चौथा दिया है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। ये हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, या तो √2 आता है, या √5, या √3, या प्लस में 2 नंबर में आपका इस प्रकार का आएगा तो 4 नंबर में। जैसे इस प्रकार का एक सवाल आता है, जैसे 2 + 3 + 2 √5, इसको सिद्ध करना होता है कि ये अपरिमेय संख्या, तो इस प्रकार का 2 नंबर में आता है। ऐसा अगर आएगा तो 5 नंबर में आता है, 4 नंबर में। सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। इसको मान लिया, माना √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने जो संख्या दे रखी थी अपरिमेय, हमने इसको उल्टा मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अतः आपको पता है परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं हम, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे की संख्या जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो तिरछी गुणा करा लेंगे, Q की गुणा तिरछी करें, Q √3 = P। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो Q² √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, और P², तो Q² बराबर हो जाएगा P² बटे में ये चला जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि 3 जो है P² को विभाजित करता है, मतलब 3 जो है P² को काटता है। जब P² को काटता है तो P को भी काटेगा। ये भाई सिंपल सी बात है। अगर 3 जो है यहाँ पे P² है, P² जैसे अगर हम यहाँ पे 9 ले लें, 9 मतलब 3 का स्क्वायर ले लें, तो उसको कैंसिल कर रहे हैं ना 9 को, तो उसको 3 को भी तो कैंसिल करेगा। वही यहाँ पे लिखा गया 3 P को भी विभाजित करेगा। फिर से मान लिया, पुनः माना P = 3R। P का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जो P का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो P का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, ये रखा गया है, तो P का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, P = Q² बराबर, जहाँ पे P² बटे 3 था, P² बटे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये समीकरण नंबर 1 है। ये समीकरण जो है वो 1 है, यहाँ पे मान रखा गया है। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो P² का मान रख दिया, Q² बराबर 3R का होल स्क्वायर बटे में 3, तो 3 का स्क्वायर 9R² बटे 3, 3 से फिर कैंसिल कर देंगे 3R²। यहाँ से R² का मान निकाल लेंगे। पहले PQ में Q का मान निकाला, अब जब P की जगह पे 3R रखा, तो यहाँ से R बराबर Q² बटे 3। अतः 3 Q² को विभाजित करता है, तो 3 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अतः P व Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। सिंपल सी बात है, 3 जो है P को विभाजित कर रहा है, 3 Q को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर जो है HCF जो है वो 3, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, इसका कॉमन 3 आ रहा है। परंतु आना कितना चाहिए, इसका HCF 1 होना चाहिए, सहभाज्य संख्या इसकी 1 होनी चाहिए। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P व Q सहभाज्य है। भाई P और Q सहभाज्य होने चाहिए। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, इसका HCF 1 होना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है, इसका आ रहा है 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ये गलत हो गया ना, ये हमें विरोधाभास प्राप्त हो गया, इसलिए हमारी धारणा जो है वो गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सा है, आप A/B मानेंगे तो उसको C को इंक्लूड कर लेंगे, PQ मानेंगे उसको R को मान लेंगे। पहले लगा लेना है स्क्वायर करके, और दोबारा फिर उसका मान रख के लगा लेना है। ठीक है, अगला है 5वां सवाल, x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों व गुणांकों के बीच, मतलब शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो ये दे रखा है x² + 7 + 10 = 0। इसका गुणनखंड करेंगे तो x², 10 × 10 है, यहाँ पे 5 × 10 होता है, 5 और 2 7 होता है, 5 + 2x + 10, ब्रैकेट खोल दिया, 5x + 2x + 10 = 0। तो x² + 5x कॉमन यहाँ पे दिया है, x कॉमन ले लिया, x + 5 बचा, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, x + 5 बचा बराबर 0, x + 5 x + 2 = 0, ये हो गया। अब इसका मान निकाल देना है। इसका जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 5 = 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -5, यहाँ पे x + 2 = 0, यहाँ पे हो जाएगा x = -2। तो x की 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -5 -2, मतलब 2 शून्य आ गए, 2 मूल आ गए। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इसकी तुलना करा देंगे, ax² + bx + c = 0 से। तुलना करने पर a का मान आपको पता है यहाँ पे 1 है, b का मान 7 है, c का मान 10 है। अल्फा + बीटा मूलों का योगफल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a, ये आपको याद रखना चाहिए। -b/a मतलब -7, b का मान 7 है, बटे में 1, 1 लिखो या ना लिखो, -7 बचा। अल्फा × बीटा मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मूल जो है इसी को शून्य कहा जाता है, रूट, अंग्रेजी में इसको रूट कहते हैं। मूलों का गुणनफल c का मान 10/1, मतलब 10 आ गया। अब जो शून्य हमारे आए थे, जो मूल आए थे, उनको -5 -2 था, यहाँ पे देखो भाई, -5 -2 था। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो -7 आएगा, -7 आ रहा है। गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 5 × 10 10 आ रहा है। यही तो इसमें आ रहा था 10 और -7, तो इससे हमारा ये सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है, यही हो गया। अगला सवाल है, छठा सवाल हो, छठे का पहला, ये शून्यकों का योग -1/4 तथा गुणनफल 1/4 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरा है समीकरण दे रखा है, मूल इसके मूल बराबर है, तो k का मान निकालना है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी।
पहला ये दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 मूलों का योगफल दे रखा है, ठीक है, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, और यहाँ पे गुणनफल दे रखा है। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद आपको पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4, जो अल्फा प्लस बीटा का मान था वो रख दिया और अल्फा बीटा का मान रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस का 1/4 और प्लस का 1/4 यहाँ पे तो दिया, ये यहाँ पे प्लस का 1/4 एक्स, ये आंसर हो जाएगा। या अगर इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्यों यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें दे रखा था इस समीकरण के मूल बराबर है, समीकरण के मूल बराबर तो इसका विविधकर जो होता है वो 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर। अब इसकी तुलना कराएंगे तो ए का मान आपको पता है, समीकरण एक की तुलना जब कराते हैं ए एक्स स्क्वायर से, इससे कराते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराएंगे तो ए का मान आपको पता है कितना आ गया 2, बी का मान कितना आएगा के, सी का मान आएगा 3, वही यहाँ पे रखा गया है, के स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 तो 24 आएगा, 4 दूनी 8 या 24 जाएगा उधर प्लस का, जब के बराबर हो जाएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर उधर अंडर रूट पे जाएगा, अंडर रूट 24, 6 चौक 24 होता है, 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। के का मान कितना आएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अगला 7वां, एक्स प्लस वाई बराबर 14 एक्स माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन व विलोपन विधि दोनों से लगाना है। प्रतिस्थापन विधि भी लगानी है, बहुत ही सिंपल सवाल दिया था, और विलोपन विधि भी, ये प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी एक समीकरण से एक मान निकाल के दूसरे में रखना होता है, तो हमने दूसरे समीकरण से एक्स का मान निकाल लिया, 4 प्लस वाई हो गया, माइनस का था उधर क्या प्लस का हो गया, ये वाला मान समीकरण एक में रखेंगे, ये तीसरा समीकरण हो गया। जब इसमें रखेंगे 4 प्लस वाई पहले में प्लस वाई बराबर 14, वाई और वाई 2 वाई हो गया 14 माइनस का 4, 2 वाई बराबर 14 से 4 घटाएंगे 10, वाई बराबर हो जाएगा 10 बटे में 2, तो वाई का मान हो गया इसका 5, वाई का मान 5 है, ये समीकरण 3 में रख देंगे। 4 प्लस वाई था तो 4 प्लस वाई का मान आया 5, तो एक्स का मान आ गया 9। इसको अगर चेक करके देखें तो इसमें देखो एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, तो एक्स का मान कितना आया 9, वाई का मान कितना आया 5, 9 5 14, यहाँ भी 14 आ रहा है, 9 माइनस 5 4, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही, ये तो हो गया प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि देख लेते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण को दोनों को किसी एक मान को इक्वल करके उसको कैंसिल करना होता है, तो इसमें दोनों इक्वल दे ही रखे हैं और निशान भी अलग अलग हैं, इनके जो साइन है वो अपोजिट है, तो डायरेक्ट हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। अगर एक जैसे होते तो उनको हम घटा देते समीकरण को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, 2x बराबर 18, एक्स का मान हो जाएगा 18 बटे 2, तो एक्स का मान कितना हो गया 9। अब जब 9 मान रखेंगे समीकरण 1 या 2 में किसी में रखेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा 14 माइनस 9, मतलब वाई का मान आ जाएगा 5। ठीक है, अगला सवाल है 8 नंबर, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, रेखाएं परिच्छेद समांतर या संपाती हैं। ये हमें बताने की रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, परिच्छेद करती हैं या संपाती हैं। तो 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, समीकरण 1 समीकरण 2, इन दोनों की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तुलना जब कराएंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 9, b1 बराबर हो जाएगा 3, c1 बराबर हो जाएगा 12, a1 का मान 9, 3 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6, c2 का मान 24। सिंपल सा है। अब निकाल लेंगे a1 बटे a2 9 बटे 18, मतलब 9 दूनी 18 1 बटे 2, b1 बटे b2 3 बटे 6 1 बटे 2 आया, c1 बटे c2 12 बटे 24 1 बटे 2 आया। अब आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 क्या हो रहा है, तीनों बराबर हैं। अब तीनों मान बराबर होते हैं, रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं। कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। अगला है 9 नंबर है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 के मूलों की प्रकृति बतानी है तथा मूल को भी याद करना है, मतलब शून्य को भी याद करना है, इसकी प्रकृति बतानी है, इसकी प्रकृति कैसी है, मूल बराबर है या अलग अलग है, ये दे रखा है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। सबसे पहले इसकी प्रकृति अगर देखें तो प्रकृति व्युत्क्रम जो निकालते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी इस समीकरण 1, जैसे ये समीकरण 1 अगर माने तो ए का मान आपको पता है, तुलना कराएंगे ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो ए का मान 3 है। ठीक है, बी का मान कितना है माइनस का 2 और सी का मान प्लस का 1/3 है, प्लस का 1/3 मान रख देंगे यहाँ पे। माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 3 गुणे 1/3, 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 गुणे 3 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 घटाएंगे 0। इसका मतलब क्या है, दो वास्तविक मान है वो भी दोनों बराबर हैं। ठीक है, जब बराबर इसका 0 आता है तो दोनों मूल बराबर होते हैं, वास्तविक होते हैं। अब इसको हमें जब बराबर है तो इसका हमें क्या करना है, शून्य निकालना है, मूल निकालने हैं। तिरछी गुणा करा देते हैं, 3 से 3 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 1 बटे में 3 बराबर 0, 3 की तिरछी गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। इसका आप करेंगे गुणनखंड,
जब गुणनखंड करेंगे तो 9x² माइनस का 3 + 3 ब्रैकेट में कर लेते हैं, 9 कम 9 है, 3 क्या 9 होता है, और 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, x + 1 = 0, तो 9x² माइनस का 3x प्लस का 1 = 0, ब्रैकेट खोलेंगे जब इसका 3x इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, तो इसमें 3x कॉमन मिल रहा है, तो 3x माइनस का 1 माइनस का 1 कॉमन ले, 3x माइनस का, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है वही यहाँ पे कॉमन मिलना चाहिए, सेम होता है। तो 3x माइनस का 1 बचा, इसको 0 के बराबर किया, इसको भी 0 के बराबर किया, तो x का मान आ गया 1/3, क्योंकि गुणे में था बटे में आ गया, यहाँ भी 1/3, दोनों बराबर आ रहे हैं, यही तो हमें बताना था, 2 बराबर, और ये भी आंसर आ गया 1/3 x का मान, और x का मान यहाँ भी आ गया 1/3, दोनों मान 1 बराबर आ गए। ठीक है, ये दोनों है। अगला सवाल है 10वां और लास्ट सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्याएं क्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, पहली संख्या x मान लिया, दूसरी y मान लिया, आप इसको पहली संख्या x, दूसरी हो जाएगी 26 माइनस अंतर इसका दिया है ना, ठीक है, प्लस में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अलग संख्याएं मान ली हैं, तो x - y बराबर 26 ये कर दिया, तो यहाँ से x, और दूसरा इसका जो मान दिया है उसमें कह रहा है कि ये जो संख्या है पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो x बराबर हो जाएगा 3y, x - 3y बराबर 0 कर दिया, इसको इधर लिया, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। ठीक है, विलोपन भी लगा रहे हैं ना, तो घटा देंगे समीकरण 1 और 2 को, x कैंसिल हो जाएंगे, निशान चेंज होता है जब घटाते हैं समीकरण को, निशान चेंज होता है, प्लस का था माइनस का था प्लस का, ये भी माइनस का, कैंसिल, 3y से y घटाएंगे 2y बराबर हो जाएगा 26, y का मान 26/2 मतलब 13 आ गया, y का मान समीकरण में रख देंगे 1 में, तो x - y का मान 13 बराबर 26, तो 26 उधर जाएगा प्लस का, तो 26 और 13 हो जाएगा 39, अतः पहली संख्या क्या आ गई 39 और दूसरी आ गई 13। चेक करके अगर आप देखेंगे दोनों का अंतर कितना है, 39 - 13 26, और पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो 13 था 39, सिंपल सा है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रश्न थे जो आपके बोर्ड एग्जाम, हाफल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहले चैप्टर से 4 चैप्टर तक के थे। ठीक है, अच्छे प्रश्न हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और सारे सिलेक्टेड हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं।